आरबीसी जो है वो 97% ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन का, और CO2 का करते हैं 20 से 25%। बाकी रेस्ट जो 3% बच गया ना, 3% प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है CO2 का, और ऑक्सीजन का। और CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट 70% कौन करता है, बाइकार्बोनेट करते हैं, और 7% करता है प्लाज्मा। ये प्लीज ये डेटा आपको याद होना चाहिए, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो कई बार हम गलत कर जाते हैं क्योंकि हमें डेटा लर्न नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आरबीसी का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का और CO2 का। तो कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी से, 97%। और CO2 कितना होता है, 20 से 25%। फिर देखिए व्हाइट ब्लड सेल जिससे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, डिफेंस में और इम्यूनिटी में। ये सारे टाइप के जो आप कर चुके हो ये वाले, बेसोफिल्स, ओएसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल और आपका लिम्फोसाइट और आपका मोनोसाइट। और लास्ट है प्लेटलेट्स जिनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। अब यहाँ पे ये जो बीच वाली वैल्यू देखी गई है ना, ये वैल्यू किसके लिए है कि नॉर्मल हमारे सेल में कितने आरबीसी होनी चाहिए, कितने डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए और कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए, ये इस पे डेटा है। तो अगर हम नंबर काउंट करें आरबीसी का, अगर हम नंबर कैसे काउंट कर रहे हैं, पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। तो अगर हमने किसी का ब्लड सैंपल कितना लिया है, मतलब इतना इतना लिया है पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड, तो उसमें हमारे पास कम से कम मतलब 5 से 6 मिलियन आरबीसी होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल आरबीसी काउंट है। जैसे अगर आपने नॉर्मली कभी फील किया हो कि कई बार हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें लिखा होता है आरबीसी नॉर्मल, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल, तो वहां पे कुछ वैल्यू दी होती है कि आपके सेल में कि उन्होंने कितना सैंपल लिया था और उस सैंपल में उनको उतने वहां पे आरबीसी नजर आए हैं। जैसे अगर हम पर माइक्रोलीटर की बात करें तो हमारे पास 5000 टू 10,000 क्या होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जब किसी का डेंगू हो जाता है तो वो टेस्ट करवाया, तो उन्होंने देखा कि वहां पे उनके क्या हो गए, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा कम हो गए। तो डब्ल्यूबीसी कम होने का मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो वो इंडिकेट करता है कि क्या रीजन, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये जो प्लेटलेट्स है वो नॉर्मली होनी चाहिए 2,50,000 से लेके 4 लाख तक, नॉर्मल सेल के अंदर। मतलब अगर हम अगर इतने ब्लड के अंदर वहां पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वन बाय वन और अब थोड़ा सा यहाँ पे एक टर्म जान लेते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसी, किसको बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस को। अब साइट क्या है एरिथ्रोपोइसिस की, अगर हम बात करते हैं बच्चे की, फीटस की, फीटस क्या होता है, जब कोई बच्चा अपने मदर के वूम में ही है, तो फीटस के अंदर ये जो आरबीसी होता है, इसका फॉर्मेशन लिवर में और स्प्लीन में दोनों में होता है। लिवर के अंदर भी होता है और स्प्लीन के अंदर भी होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ, जब एक बच्चे का जन्म हो गया और जो हम है, एरिथ्रोपोसिस ओनली बोन मैरो के अंदर ही होता है। ध्यान रखना इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे भी मैंने कहा था ना कि बोन मैरो के अंदर ही सारे ब्लड के कंपोनेंट्स बनते हैं, आरबीसी की फॉर्मेशन वहीं पे होती है। अब बोन मैरो के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक हमारे पास आता है रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो के अंदर ही क्या होता है, एरिथ्रोपोसिस होती है आफ्टर बर्थ। लेकिन फीटस के अंदर एरिथ्रोपोसिस कहाँ पे होता है, लिवर में और आपका स्प्लीन में। अभी स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन एक हमारे पास एक ऑर्गन होता है। देखिए जो भी आपने वहां पे आरबीसी देखा, डब्ल्यूबीसी देखा, प्लेटलेट्स देखा, ध्यान रखना ऐसे नहीं है कि ये हमेशा हमारे ब्लड के अंदर रहेंगे, मतलब हमेशा न्यू आरबीसी, न्यू डब्ल्यूबीसी, न्यू प्लेटलेट्स बनते रहते हैं और बाकी सबकी डेथ हो जाती है। जैसे अगर मैं नॉर्मल आरबीसी की बात करूँ, जो आरबीसी बन गया है 120 डेज का उसका उसका लाइफ स्पेन होता है। 120 डेज के बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें अच्छा खाना पीना चाहिए। हम कहते हैं कि जो हम खाते हैं उसी से ही तो हमारी बॉडी बनती है। तो इसका मतलब क्या है, जो चीजें हम खा रहे हैं वही हमारे ब्लड में जा रहा है और वही हमारी बॉडी को बना रहा है। तो अगर हमने कुछ गंदा फंदा कुछ खाया पिया हो ना, जैसे कुछ ना कुछ खाए होता कभी ना कभी, किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो जो भी हमारी बॉडी में कचरा है उसको कम से कम 1 से 2 महीने लगते हैं सारे कचरे को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो चीजें हम खा रहे हैं वो बनना शुरू हो जाती है, मतलब अब वो हमारी बॉडी को बना रहा है, और जो पहले वाली चीजें थी वो सारी रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि जो पहले वाले आरबीसी है, मतलब एक नॉर्मल आरबीसी का 120 डेज का लाइफ स्पेन है, मतलब आप कह सकते हो 4 मंथ का, उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकी डेथ हो जाती है।
तो एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को बोलते हैं स्प्लिन। इस स्प्लिन में जाके सारे आरबीसी स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए स्प्लिन को बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्योंकि आरबीसी की जब डेथ हो गई है तो वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, हमारे स्प्लिन में स्टोर हो जाते हैं। मैं आपको एक अभी यहाँ पे एक पीपीटी दिखा सकती हूँ, आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए कि स्प्लिन की लोकेशन कहाँ पे होती है, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे लेकर नहीं आई हूँ। लेकिन अभी मैंने +2 में एक चैप्टर करवाया था ह्यूमन हेल्थ वाला, उसमें मैंने स्प्लिन वाला जरूर ऐड किया था। तो जिन बच्चों ने कभी स्प्लिन नहीं देखा, वो एक बार जस्ट ओनली आप यहाँ पे देख लो। ये देख सकते हो आप, ये देखिए हमारा स्प्लिन देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर आप लोकेशन देख पा रहे हो ध्यान से। ये देखिए हमारे पास ये है पेनक्रिया। अब तो आपको लोकेशन काफी अच्छी याद हुई गई होगी। देखिए ये लिवर है, और ये देखिए हमारे पास ये ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो देखिए इसके पीछे ही ये स्प्लिन प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्प्लिन होता है ना, ये हमारे पास बीन शेप का ऑर्गन होता है। इसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, लेकिन मेन अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके पास बहुत सारे आरबीसी होते हैं, डेड आरबीसी। इसीलिए इस प्लेन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो लोकेशन देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको स्टमक के साथ लग रहा है, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें साथ साथ में होती है। स्टमक हो गया आपका, लिवर हो गया, और साथ में ये आपका पेनक्रिया हो गया, क्योंकि देखो पेनक्रिया के ऊपर ही स्टमक होता है ना। तो देखो ये हमारे पास स्प्लेन है। तो स्प्लीन क्या होता है, बीन शेप का ऑर्गन होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कहाँ गया, अच्छा बस ये वाला डायग्राम था, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास क्या ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। ठीक है, तो अब ये अपने इसमें वापस आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे पास स्प्लिन क्या होता है, मतलब स्प्लिन और लिवर के अंदर आरबीसी बनते हैं फीटस में, मतलब बिफोर बर्थ। लेकिन आफ्टर बर्थ आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर ही होता है। अब एक बार इसका यहाँ पे थ्योरी कंटेंट देख लेते हैं कि थ्योरी हमें क्या बोल रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एरिथ्रोसाइट को ही क्या बोलते हैं, आरबीसी। मोस्ट अबंडेंट है ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड, मतलब ब्लड में जितने भी कंपोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन सब में से सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, आरबीसी का ही होता है। अगर हम बात करते हैं हेल्दी एडल्ट मैन की, जैसे हम नॉर्मली अपना ब्लड चेक करवाते हैं, तो कहते हैं ना आपके अंदर तो हीमोग्लोबिन कम है, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। तो हमें कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं, इस ब्लड के अंदर हम आरबीसी ही काउंट करते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है। तो ये कहता है कि जो हेल्दी एडल्ट मैन होता है, एवरेज 5 मिलियन से लेके टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होते हैं मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ द ब्लड। मतलब एक्चुअली हम कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया लेते हैं, उसमें अगर हमारे पास नॉर्मल इतने अगर हमें आरबीसी मिल चुके हैं, तो वो क्या है, वो नॉर्मल कहेंगे। आप सोचो कि तो बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन सोचो कि इतनी बड़ी तो बॉडी है हमारी, तो हर एक बॉडी में आरबीसी की सोचो, आरबीसी को हर जगह ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके बेसिस पे सोचो, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करना है, CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करना है, बाकी फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, इतना नंबर हमें चाहिए चाहिए होता है नॉर्मल। और ध्यान रखना, 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हो 5 मिलियन किसके इक्वल हो गया है, 50 लाख के। तो 50 लाख होनी चाहिए अगर हम इतना उसके अंदर चेक कर रहे हैं, ब्लड मतलब आरबीसी को चेक कर रहे हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, जो हमारे पास एडल्ट आरबीसी होता है, वहां पे कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आपने सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा होगा, ऐसे मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में भी करवाया था, बट आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी कहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, रेड बोन मैरो के अंदर बनता है एडल्ट में, मतलब हमारे अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो के अंदर ही होता है। लेकिन अब सेकंड लाइन के लिखिए, आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। और नॉर्मली शेप कैसी होती है, बाइकनकेव शेप होती है। आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जो क्या है, एक प्रोटीन ही है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। अच्छा गौरी, आप बताओ, आपने तो किया ही है। हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी, कौन सा होता है, बताइए। हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, या फिर क्वार्टनरी होता है।
हाँ जी, वेरी गुड। कौन सा होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जिसमें हमारे पास प्रोटीन की 4 चेन होती है। 2 अल्फा चेन होती है और 2 ही होती है बीटा चेन। तो यहाँ पे क्या है? दे हैव आरबीसी, मतलब दे हैव रेड कलर। क्यों? बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हमारे पास हीमोग्लोबिन, क्योंकि हिम भी उसको कलर प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे ग्लोबिन होती है प्रोटीन। अब हेल्दी इंडिविजुअल के पास, आपने ये भी, हीमोग्लोबिन तो सबने चेक करवाया होगा। तो अब देखिए, अगर हम 100 ml ब्लड ले रहे हैं किसी पर्सन से, तो उसके अंदर हमें कम से कम 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलना चाहिए, तो ही हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हेल्दी इंडिविजुअल है। तो हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो अगर आपने किसी से 100 ml ब्लड लिया है, तो उसके अंदर उतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। सो दीज मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल? हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो अभी, अब रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन एंड CO2। अभी अगेन हमने वही डेटा देखा था। तो आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है, कितना होता है? 120 डेज का होता है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं? स्प्लेन में। स्प्लेन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए आरबीसी को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। और आरबीसी कैसा होता है? हमारे पास एक बीन शेप का ऑर्गन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आरबीसी हो गया हमारे पास खत्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम WBCP कहते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। तो ल्यूकोसाइट्स को हम WBC और इसको व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कलर नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। अब ध्यान रखना, WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, तो ये क्या होते हैं? दे आर न्यूक्लिएटेड। लेकिन इनका नंबर क्या होता है? आरबीसी के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा हो, सॉरी, कम होता है। तो WBC क्या होते हैं? रिलेटिवली लेसर होते हैं नंबर में, किसके कंपैरिजन में? आरबीसी के कंपैरिजन में। अभी अभी हमने आरबीसी का डेटा कितना देखा था? 5 मिलियन टू कितना था? 5.5 था, कि हमारे पास इतने मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, एवरेज जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स है, तो उसका नंबर कितना है? 6000 से लेके 8000 मिली मिली मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ द ब्लड। और इसके अलावा ल्यूकोसाइट का जो लाइफ स्पेन होता है, वो भी क्या होता है? आरबीसी के कंपैरिजन में क्या होता है? शॉर्ट लिव होता है। जैसे हमारे पास जो आपके WBC आरबीसी है, आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है हमारे पास 120 डेज का। लेकिन हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स है, जो WBC है, इनका लाइफ स्पेन क्या होता है? काफी ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, और लाइफ स्पेन भी इनका छोटा है। ठीक है, और साथ ही साथ में इनका नंबर भी कम होता है। ठीक है, आरबीसी के कंपैरिजन में नंबर भी कम है और इनका लाइफ स्पेन भी छोटा होता है। कितना छोटा होता है आप देख सकते हो? 13 से लेके 20 डेज। तो ध्यान रखना, ये डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है, बट आप नोट कर लो। व्हाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल सी लाइफ होती है 13 से 20 दिन की, तो सोच लो महीना भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसी चैप्टर में हम आगे करेंगे। जैसे आरबीसी आपके कहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए थे? स्प्लीन के अंदर। उस तरीके से WBC डिस्ट्रॉय होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, अब हमारे पास ये जो WBC होते हैं, इनकी दो मेन कैटेगरीज हैं। एक आते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरे आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, जो हम कर चुके हैं। अब ग्रेनुलोसाइट भी दो टाइप के हैं, सॉरी 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, ओएसिनोफिल्स और आपका बेसोफिल। अब अगेन यहाँ पे डेटा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ध्यान से सुनना, आपको लर्न हो जाएगा, बस एक दो बार आपको उसको रीड करना है इसको। न्यूट्रो, बेसो और एजिनोफिल तीनों ही किसके टाइप है? ग्रेनुलोसाइट के ही टाइप है। अब हमारे पास देखिए, नॉर्मल जो WBC है, आरबीसी के कंपैरिजन में उनका नंबर भी कम है, उनका लाइफ स्पेन भी छोटा है। अब इसमें से अगर हम बात करते हैं WBC में से, कि तीनों में से सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास ये जो न्यूट्रोफिल्स है, ये क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इनका नंबर होता है, मोस्ट अबंडेंट WBC है। अब देखिए, अगर हम WBC की 100% की बात करें, तो 100% में से 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट होते हैं।
तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है और बेसोफिल सबसे कम प्रेजेंट होते हैं, सबसे लीस्ट होता है इनका नंबर। और सोचो आपके पूरे 1% भी नहीं होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, कितने 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। और ये जो बेसोफिल्स है वो क्या होते हैं, सबसे लीस्ट होते हैं, 0.5 से लेके 1% तक इनका नंबर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो आपके ए ग्रेनुलोसाइट थे, दो टाइप के होते हैं। अब तो प्लीज आपको याद हुई क्या होगा, पहला टाइप था लिम्फोसाइट और सेकेंड टाइप था हमारे पास मोनोसाइट। तो हमारे पास ये जो मोनोसाइट होते हैं ना, ए ग्रेनुलोसाइट के, और ग्रेनुलोसाइट के जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये फैगोसिटिक सेल होते हैं। आई होप आपको पता होगा फैगोसिटिक सेल क्या होता है। फैगोसिटिक सेल होता है किसी को एनगल्फ कर जाना। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कि मेरे पास देखिए हमारे ब्लड के अंदर ये न्यूट्रोफिल है और यहाँ पे ये आपका मोनोसाइट है। बाहर से कोई भी हमारे पास एक फॉरेन पार्टिकल आया, जैसे मान लेते हैं राउंड राउंड वाले, ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, और ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ये न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट्स पता है क्या काम करते हैं, ये जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल है इनको एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं पूरा, और इनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, इनकी बॉडी की एबिलिटी होती है कि अपनी मेम्ब्रेन को ना थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फैगोसाइट कर लेना। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं, अब ध्यान रखना, डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूट्रोफिल्स का टोटल नंबर है 60 से लेके 65%, बेसोफिल का टोटल नंबर है 0.5 से लेके 1%, ओइजिनोफिल का नंबर है 2 to 3%, और मोनोसाइट का टोटल नंबर है 6 to 8%। ये कैसे होते हैं, फैगोसिटिक सेल होते हैं, जो क्या काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एंटरिंग द बॉडी। अब ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म क्या है, ये कोई भी माइक्रोब हो सकता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। ये जो बेसोफिल्स होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होती है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देती हूँ। जब भी हमें चोट लगती है या हमारी बॉडी में कोई भी गड़बड़ है, तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पाँव में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, पाँव में स्वेलिंग आ गई है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है। तो वो जो स्वेलिंग है, वो जो पेन हो रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। वो उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब ये सेकंड मान लो कि मुझे चोट लग गई, उसके बाद भी क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ स्वेल हो जाती है, पेन होता है, ये सारी इन सबको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बोलते हैं। आपने एलर्जी के केस में देखा होगा, हम बाहर कहीं गए, कोई पोलन ग्रेन हमारे ऊपर गिर गए, किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होती है, दाने दाने से आने शुरू हो जाते हैं, हमें कई बार फीवर भी शुरू हो जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स आते हैं ना हमारी बॉडी में, ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप उसके लिए कुछ करो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ बीमारी हमारे अंदर है, लेकिन कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है। अब सिम्टम्स नहीं आते फिर क्या होता है, अब देखो सिम्टम्स ना आना इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी है ही नहीं, बीमारी होने के बावजूद भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है। क्योंकि देखिए जैसे कई बार आपने सुना होगा, किसी किसी को कैंसर हो गया और हम कह रहे पता ही नहीं चला, उनकी लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज चल रही है। आपने सुना होगा ना, कैंसर की स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज में तो पर्सन एकदम मर ही जाता है, मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं उनको बचाने के। लेकिन किसी किसी में उनकी फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सिम्टम्स आना ही इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, जो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट कई बार बीमारी होते हुए भी हमें पता ही नहीं चलता है, और जब एकदम लास्ट स्टेज में पता चलता है कि इनको ट्यूमर है, लास्ट स्टेज है, ये कुछ भी है। तो ये जो बेसोफिल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, अपनी इनकी जो बेसोफिल्स होते हैं ना, इनके अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हिपेरिन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ये बेसोफिल है, इसके अंदर नॉर्मली ये हिस्टामिन प्रेजेंट है, हिस्टामिन के अलावा यहाँ पे सेरोटोनिन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास आपका हिपेरिन भी है। अब जब भी बॉडी में कुछ गड़बड़ चलती है ना, तो ये अपने बेसोफिल से सारे बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जैसे स्वेलिंग कर देना, या फिर हमारी बॉडी जो एलर्जी के टाइम पे रेड रेड हो जाती है। ये सारे के सारे इंडिकेशन होते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप कुछ करो। तो उन सब में किसका रोल होता है, बेसोफिल्स का रोल होता है। और लास्ट में आते हैं हमारे पास ओएसिनोफिल्स,
जो जिनका नंबर है 2 to 3%, जो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को और एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए, जब भी कोई हमारे पास हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है। अब एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, स्पेशली गौरी आपको, क्योंकि बाकी तो चलो बाद में भी करेंगे, जो थोड़ा सा मैंने वहां पे ह्यूमन हेल्थ में बताना था लेकिन मैं वहां पे भूल गई। जैसे हम देखो, आपके लिए भी है, आपको भी प्लीज याद में रखना है, जो भी फॉरेन मटेरियल होता है, जो भी फॉरेन एजेंट है, फॉरेन एजेंट जो हमारी बॉडी में जाकर हमें, हमारे बॉडी में गया और उसने हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया। अब ये जो फॉरेन एजेंट है, मतलब जो हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर का है और हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, कुछ ना कुछ ओवर एक्ट करेगा। इस फॉरेन एजेंट को हम एक नाम देते हैं, उस फॉरेन एजेंट को हम नाम देते हैं एंटीजन का। अब ये एंटीजन क्या हो सकता है? एंटीजन जैसे कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकती है, हमारी बॉडी में गई और उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को बनाने वाला कौन है? डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के अंदर ये सारे सेल हैं जिनके बारे में हम बात करें, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रोल है। तो ये क्या काम करते हैं? इस एंटीजन को किल करने का काम करते हैं। लेकिन हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ में, जो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, एक एलर्जी का पढ़ते हैं कि एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी क्या होती है? हमारी बॉडी क्या करती है, मतलब ओवर रिएक्ट करती है। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ओपन कर ही देती हूँ जिसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखिए, ऐसे कुछ होता है एलर्जी में, जैसे कई बार आपने देखा होगा, इस तरीके से देखिए हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है, कई बार ये देखिए इन्फ्लामेशन हो जाती है, देखो स्किन स्वेल कर जाती है और कई बार स्किन पूरी रेड रेड कलर की हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक मास सेल होते हैं, मास सेल से देखिए यहाँ पे बहुत सारा ना आपका हिस्टामिन आपका बाहर आना शुरू हो जाता है और क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो हमारे पास, मुझे आपको यहाँ पे क्या चीज बतानी है कि जो भी फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन एजेंट है जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और फिर बाद में क्या करती है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मतलब इम्यून सिस्टम मोस्टली कौन प्रोवाइड करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है। तो वो क्या काम करते हैं? एंटीबॉडीज हमें बचाती है हमारी बॉडी को सारे फॉरेन एजेंट से। लेकिन अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो एलर्जी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, जो एलर्जी को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम एलर्जन बोलते हैं। ध्यान रखना, उनको कभी भी हम एंटीजन नहीं बोलते हैं। ये चीज मुझे आपको बतानी थी जो मैं आपको वहां पे बता नहीं पाई, मेरे माइंड से स्किप हो गई। तो एंटीजन हमने क्या कहा कि कोई भी फॉरेन मटेरियल है जो हमारी बॉडी में जाके प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन एलर्जन और एंटीजन में फिर डिफरेंस क्या हुआ? जैसे हमने कहा कि एलर्जी होगी, तो देखो एलर्जन कौन कौन होते हैं, जैसे हमने कहा माइट्स एंड डस्ट, डस्ट की वजह से किसी किसी को एलर्जी होती है। पोलन, जो फ्लावर के अंदर येलो येलो कलर का पाउडर होता है, उससे एलर्जी होती है। एनिमल डेंडर, जो किसी किसी के हेयर्स होते हैं या डेंड्रफ होता है, उसकी वजह से एलर्जी होती है। तो इन सारी चीजों की वजह एलर्जी होती है। अब हम कह रहे हैं कि एलर्जन और एंटीजन में फिर डिफरेंस क्या है? जो एंटीजन जो है वो सबके लिए ही डिजीज कॉजिंग है। जैसे हम बात करते हैं एक वायरस की, अब मान लेते हैं एचआईवी वायरस की, तो एचआईवी वायरस किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में चला जाए, वो सब में ही डिजीज कॉज करेगा, वो सब में क्या कॉज करेगा? एड्स कॉज करेगा। लेकिन अगर मान लेते एक एक्स पर्सन है, उसकी बॉडी में डस्ट गई, तो हो सकता है वहां पे उस एक्स पर्सन की बॉडी में कुछ रिएक्शन ही ना हो, लेकिन वाई की बॉडी में हो सकती है। मतलब पोलन ग्रेन, एक बंदे को एलर्जी है, दूसरे बंदे को पोलन ग्रेन से एलर्जी नहीं है। किसी किसी को एनिमल के डेंड्रफ से एलर्जी है, किसी किसी को नहीं है। तो एलर्जन जो होता है वो सबकी बॉडी में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, किसी किसी की बॉडी में करता है। हम ये कह सकते हैं कि 80% पॉपुलेशन नॉर्मल होती है जिनको हम एलर्जन बोल रहे हैं, बाकी 20% ही होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो एंटीजन है, जिनको जैसे मैंने एग्जांपल लिया एचआईवी का, या एग्जांपल लेते हैं आपका स्टेफिलोकोकाई का, जो आपका क्या कहता है, टाइफाइड कॉज करता है, सॉरी सल्मोनेला टाइफी का, जो टाइफाइड कॉज कर रहा है। अब वो टाइफाइड कॉज सबकी बॉडी में करेगा, ऐसे नहीं होगा कि नहीं एक्स की बॉडी में गया तो उसने वहां पे टाइफाइड कॉज नहीं किया, वाई की बॉडी में कर दिया। या सेकंड ले लेते हैं राइनो वायरस का, जो राइनो वायरस होता है वो कॉमन जो कोल्ड होता है ना, वो तो सब कॉमन ही है, उनकी कॉमन कोल्ड करवाता है राइनो वायरस। तो राइनो वायरस जहां जहां एंटर होगा वो सबके अंदर ही कॉमन कोल्ड कोज करेगा, तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं। एलर्जन जो होते हैं वो सबकी बॉडी में जाकर ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं,
सबकी बॉडी में, अगर किसी की बॉडी में डस्ट चलेगी, सब में ये सारे सिम्टम्स नहीं आने वाले, किसी किसी की बॉडी में आएंगे, किसी किसी की बॉडी में नहीं आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, हम एलर्जन वर्ड यूज करते हैं एलर्जी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एंटीजन वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? पर जिसके लिए नया है उनको तो चलो बाद में समझ में आ जाएगा। गौरी आपको समझ आया? एलर्जी के केस में कभी भी एंटीजन वर्ड यूज नहीं करेंगे। डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, एनिमल डेंडर हो गया, ये एंटीजन नहीं है, ये क्या है, ये एलर्जन है। तो एलर्जन अलग होता है, एंटीजन अलग होता है, लेकिन ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को जरूर ट्रिगर करता है। तो ये लास्ट वाला जो था ना हमारे पास ओइजिनोफिल, जिसकी परसेंटेज कितनी होती, 2 to 3% होती, ये क्या करता है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, मतलब इन्फेक्शन नहीं होने देता है। साथ ही साथ में इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है, एलर्जिक रिएक्शन के साथ होता है। समझ में आ गया? तो ये सारे फंक्शन हमने किसके कर लिए, आगे ग्रेन्युलोसाइट के कर लिए हैं। तो प्लीज आप दोबारा पढ़ना इसको, कोई डाउट होगा तो फिर देख लेना। उसके बाद आते हैं हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसके दो टाइप होते हैं, लिम्फो और दूसरे आते हैं लिम्फोसाइट और आपके मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं टोटल 20 से 25% ऑक्यूपाई करते हैं। टू फॉर्म्स होती है, बी और टी फॉर्म, मतलब बी लिम्फोसाइट और आपकी टी लिम्फोसाइट, और ये बी और टी ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं इस लिम्फोसाइट के बारे में, अगले साल आप प्लस 2 में काफी डिटेल में करोगे जब आप ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर करोगे, क्योंकि इन लिम्फोसाइट का ही मेन रोल होता है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करना। ऐसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है तो आपने काफी ज्यादा अपने एंटीबॉडीज के बारे में तो सुना ही होगा, पहले ना सुना हो अभी तो पक्का पढ़ा ही होगा कि एंटीबॉडीज होती हैं, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। तो ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन करता है, ये लिम्फोसाइट ही करते हैं। दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, बी और टी। ये जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट ही क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन में, और ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, इसका वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, ये सारी चीजें आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, लेकिन मेन काम क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, मतलब इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करते हैं। और इनका टोटल परसेंटेज कितना होता है, 20 से लेके 25%। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका WBC वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। कौन कौन से हैं, दो टाइप के हैं, ग्रेनुलो और आपका ए ग्रेनुलो। अब अगेन इसमें डेटा बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तो प्लीज आप इस पे एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे हमारे पास ग्रेनुलो पे और आपका ए ग्रेनुलो पे, जैसे अगर मैं यहाँ यहीं पे बना लूं, आप साथ में नोट भी कर लो क्योंकि आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन चले आते हैं हमारे पास, एक हमारे पास होता है आपका लिम्फो, जिसका परसेंटेज है 20 से 25%, और ग्रेनुलो में तीन ही है, न्यूट्रो, बेसो और आपका इजिनोफिल। और सेकंड लिम्फो ए ग्रेनुलो में आता है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट का नंबर कितना होता है, 6 to 8% होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स का नंबर है 60 से लेके 65%। उसके बाद इजिनोफिल्स कितने होते हैं हमारे पास, 2 to 3%, और आपके बेसोफिल्स होते हैं सबसे कम 0.5 से लेके 1% तक। तो इनका डेटा पूछ सकते हैं, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो प्लीज आप इनको लर्न कर लो। अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ये आपके नंबर 1 पे है। उसके बाद आते हैं हमारे पास आपके लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बाद आते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट के बाद आते हैं ये ओइजिनोफिल, और सबसे लास्ट में आते हैं आपके बेसोफिल्स। तो यहाँ पे अगर हम इनको ऑर्डर में लिखें तो लिख ही देते हैं, सबसे ज्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल्स। इनका हो सके तो आप कुछ निमोनिक भी बना सकते हो। उसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट, फिर आते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट के बाद आते हैं ओइजिनोफिल, और सबसे लास्ट में आते हैं आपके बेसोफिल्स। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, और हो सके इसका कुछ निमोनिक अगर आपके माइंड में आए तो प्लीज मुझे भी बता देना कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, न्यूट्रो, लिम्फो, मोनो, ओइजिनो और आपका बेसो।
ऐसे आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि देखो इन दो को तो याद कर ही सकते हो कि एक ग्रेनुलो में उन्हें दो ही आते हैं, लिम्फो और आपका मोनो। तो लिम्फो मतलब एल से ही लिम्फो, एल से ही लार्ज है, मतलब ये ज्यादा होता है मोनो के कंपैरिजन में। तो ये देखो दोनों साथ साथ में है। और बाकी जो आपके बचे हुए ये हैं आपके ग्रेनुलो, इसमें सब ये फिल देखिए, दो फिल लास्ट में आ गए, एक फिल आपका स्टार्टिंग में आ गया। बाकी इनका डेटा देख लेना, क्योंकि कई बार ग्रेटर और उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, फिर लास्ट करते हैं आपका ब्लड के कंपोनेंट्स का, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, पहली बात तो। और हमने कहा था कि मेन इसका रोल कहाँ पे होता है? ब्लड की क्लॉटिंग में होता है। अब ब्लड की क्लॉटिंग में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, जब हम आपका मैकेनिज्म करेंगे ना ब्लड क्लॉटिंग का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और ये होते क्या है? सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट से। स्पेशल सेल होते हैं बोन मैरो में। तो अभी अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो बोन मैरो है, जो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं से ही सारे सेल सारे ही ब्लड के सेल बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स। लेकिन उन बोन मैरो के अंदर भी क्या होता है? एक स्पेशल सेल होता है। उस सेल को बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट। और उस मेगा कैरियोसाइट से क्या होता है? प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेटलेट को बनाने वाले सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो में। उस सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट। और अगर हम इनका नंबर देखें तो नंबर तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा, नॉर्मली कितने होते हैं? 1,50,000 से लेके 3,50,000, इतना नॉर्मली इनका नंबर प्रेजेंट होता है हमारे, मतलब अगर आप कितना ब्लड ले रहे हो, मिली पर क्यूबिक मीटर। तो प्लेटलेट क्या रिलीज करते हैं? वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। तो ध्यान रखना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए एक तो आपका फिब्रिनोजन है, और सेकंड हमारे पास प्लेटलेट होता है। अगर हमारे पास इन प्लेटलेट का नंबर अगर रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन हो जाता है ना इसके नंबर में, तो ये क्या करता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर करता है। मतलब जैसे कहीं की आपने डिजीज सुनी होगी, बहुत से डिजीज जैसे आप पढ़ोगे, उसमें क्या होता है कि अगर किसी को एक माइनर कट भी लग जाता है ना, तो कट लगने के बाद उनका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता है, बस ब्लड आपका कॉन्टिन्यूसली आपका चला जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी की भी बॉडी में भी इन प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है, तो क्या होता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब क्लॉटिंग से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, जो क्या लेड करती है? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ध्यान रखना इन सारी चीजों के बारे में। डेटा अगेन इंपॉर्टेंट है कि कितना नंबर होता है हमारे पास? 1 लाख से लेके आपका 1,50,000 टू 3,50,000 मिली पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपका ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आपका क्लॉटिंग वाला भी। तो आज हमें आपका ब्लड वाला पोर्शन ही करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बताइए किसी को कोई भी डाउट है? एक चीज मुझे हाँ आपको और बतानी थी, यहाँ पे बार बार माइंड में चल रही है, इसको नोट कर लो। यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स है ना, इसको हम PMNL भी बोलते हैं। अभी अभी आपने न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर देखा था, कैसा होता है? इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? मल्टी लोब्ड होता है, इस तरीके से। देखा था आपने? इस तरीके से मल्टी लोब्ड होता है, बहुत सारे लोब होते हैं इसके न्यूक्लियस में। तो PMNL की फुल फॉर्म होती है पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये भी अगेन आप +2 में ही पढ़ोगे ऐसे तो PMNL किसको बोलते हैं? WBC के किस कंपोनेंट को बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। अब इसको मतलब PMNL क्यों बोलते हैं? तो देखो नाम से पता चल रहा है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मतलब इसकी क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फो का मतलब होता है मोर्फोलॉजी। मैनी मोर्फोलॉजी है किसकी? न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? ये देखिए न्यूक्लियस। तो इसका जो न्यूक्लियस है उसकी क्या है? बहुत सारी मोर्फोलॉजी है। आप देख सकते हो मल्टी लोब में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं PMNL। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। प्लस वन की बुक में नहीं है, बट +2 में जरूर है। समझ में आ गया है? क्यों बोलते हैं इसको?
और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है आपका, मल्टी लोब होता है। तो आज हमने इतना ही करना था, आप प्लीज दोबारा एक बार देख सकते हो, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ पे उसको देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, हमने जो भी पढ़ा 4 मिनट है आपके, फिर सेशन एंड हो जाएगा। ओके गौरी, मैं भेज दूंगी एक बार। चलो एक काम करते हैं, इसको उसकी फॉर्म में ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या चीजें की। आप भी साथ साथ में नोट कर सकते हो जितना भी होगा, जब तक सेशन एंड नहीं होता। तो हमने आपकी होल ब्लड की बात की थी, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो ब्लड है, ऐसे तो एनसीईआरटी के अंदर इसके 3 कंपोनेंट दिखाए गए हैं। सबसे पहला दिखाया गया कि हमारे पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ऐसे प्लाज्मा का ही पार्ट होता है ये, बट उन्होंने यहाँ पे इसको अलग तरीके से मेंशन किया गया है। उसके बाद सेकंड में प्लाज्मा होता है, और लास्ट में हमारे पास आते हैं आपके कौन, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमारे पास ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा की टोटल कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 50 से लेके 55% ये प्रेजेंट होता है। कितना बचा, 45%। तो 45% कौन प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। इस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर, चलो पहले प्लाज्मा कर लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, पहली बात तो प्रोटीन्स होती है। कौन कौन सी प्रोटीन है, 3 मेन प्रोटीन होती है। सबसे पहले आती है फिब्रिनोजन, सेकंड में आती है आपकी एल्ब्यूमिन, और थर्ड आती है हमारे पास ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। अगेन नोट कर लीजिए, लिपिड्स भी होते हैं, और क्या क्या बातें की थी, आयंस भी होते हैं, और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। बात की थी कि कौन कौन से आयंस होते हैं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, और आपका क्लोराइड आयंस। ये इन सबके बारे में हमने बात की थी। फिर गैसेस तो आपको बताइए कौन कौन सी होती हैं। अब फिब्रिनोजन का मेन काम क्या था, क्लॉटिंग में। एल्बुमिन का ऑस्मोटिक बैलेंस में, और ग्लोबुलिन का डिफेंस में। अब हमने कहा था कि इस प्लाज्मा के अंदर जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर कैसे प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। और अगर हम इस प्लाज्मा से इस क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दे, तो हम इस प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, फिर हम इस प्लाज्मा को बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो इतना हमने प्लाज्मा के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और आपका लास्ट में आते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होता है 120 डेज का, इसका सबसे कम होता है 15 से लेके 20 दिन का। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनका लाइफ स्पैन मुझे पता नहीं है, पर इनका भी मतलब इनसे कम ही होता है। आरबीसी के अंदर मेन चीज की थी हमने आपका हीमोग्लोबिन, जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और मेन इसका ट्रांसपोर्ट में इसका रोल होता है। नॉर्मल कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक। डब्ल्यूबीसी कितने थे, डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना था हमारे पास, 60,000 से था, 60,000 टू 80,000 मिलीमीटर पर क्यूबिक। और हमारे पास प्लेटलेट्स का नंबर था 1 लाख से लेके, नंबर याद नहीं आ रहा, नंबर नोट कर लेते हैं, हाँ 1 लाख से लेके 50,000 टू